MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत अर्नब के साथ को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय सैनिक 710, मेघदूत, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। आज की बड़ी खबर यह है कि उमर खलीद और शर्जील इमाम को बेल तो नहीं मिली। मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूं, इन दोनों को। एक तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, ये उमर खलीद है। ये एक नंबर का बदमाश है, एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सली है, माओवादी है, जिहादी सोच वाला आदमी है। ये वही आदमी है दोस्तों जो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी बड़ी बातें कहता था ये। और ये शर्जील इमाम कहता था चिकन नेक को काट देंगे, कश्मीर को आजाद करेंगे। मुस्लिम समुदाय को भड़काकर जिन्ना 1 और जिन्ना 2 नियो जिन्ना बनेंगे, बड़े मुस्लिम नेता बनेंगे। बड़ी बात यह नहीं है दोस्तों कि इन्हें बेल नहीं मिली। मैं तो इनको जानता हूं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये हैशटैग पहली बार मैंने बनवाई। मैंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग है और कई नेता इसको यूज करते हैं आजकल। अच्छी बात है। मैंने इनको टुकड़े टुकड़े गैंग जब पहली बार कहा था, कई लोगों ने कहा अर्नब ऐसी हैशटैग क्यों यूज करते हो। मैंने कहा यही तो इनकी हैशटैग है। ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इनकी सोच ही टुकड़े वाली है। इनको एक्सपोज करना जरूरी है। ये जो वो हैं, इनकी जो सही पहचान है, दुनिया के सामने इनके सही पहचान को रखिए। ये कोई इंटेलेक्चुअल JNU PhD स्कॉलर नहीं है। ये हमारे ही पैसों पर, हमारे इनकम टैक्स के पैसों पर खाने वाले एंटी नेशनल है। चेहरे पे मास्क डालकर कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। दोस्तों ये वही लोग हैं। आज मैं बहुत खुश हूं। ये नहीं कि इनको बेल नहीं मिली, वो तो है ही, मैं बहुत खुश हूं। वैसे 5 और लोगों को बेल मिल गई, पता नहीं कैसे। इन दोनों को जो बेल नहीं मिली, मैं बहुत खुश हूं। मगर मैं और भी ज्यादा खुश हूं कि ये वही लोग हैं जो आज गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि बेल दीजिए, बेल दीजिए, बेल दीजिए। 10 साल पहले यही लोग थे, ये कहते थे भारत के कानून को हम नहीं मानते, धिक्कार है भारत के कानून को, हम भारत के संविधान को नहीं मानते। आज उसी संविधान की दुहाई दे रहे टुकड़े टुकड़े गैंग के बदमाश। ये कहते हम भारत को तो राष्ट्र ही नहीं मानते, इसको तोड़ देंगे, इसके टुकड़े कर देंगे, कहते थे। और आज यही लोग राष्ट्र की दुहाई और भारत की न्यायपालिका, न्यायिक व्यवस्था और संविधान की दुहाई देकर कह रहे हैं हमें बेल दे दो, हमें बेल दे दो। दोस्तों आज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, हम प्रण करें कि जो हालत आज से 10-25 साल पहले थी, अब कभी वापस न आए वो दिन इस देश में। आज मैं जब ये वर्डिक्ट आई है, जब उमर खलीद और शर्जील इमाम जेल में रहेंगे और 1, 2, 3 शायद पूरे जीवन भर के लिए, तो मैं आज जेन Z, जेन X, जेन अल्फा, मिलेनियन को बताना चाहता हूं, क्योंकि जो ये रील की जनरेशन है, जो सिर्फ दिन भर यही करती रहती है, रील 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 रील, और ऐसे उनके यूट्यूब के संयोजक पत्रकार हैं जो इधर उधर से पैसा लेके वीडियो करते हैं, एंटी नेशनल वीडियो। आज मैं बताना चाहता हूं जेन Z, जेन अल्फा, जेन X और मिलेनियल को, आज से 25 साल पहले का आतंकवादी अफजल गुरु, संसद हमले के मास्टरमाइंड,
तक वालों ने उनका इंटरव्यू कर दिया और वो इंटरव्यू दिखाया गया। कहते थे ये क्राइम रिपोर्टिंग है। वाह भाई वाह, कल ये कोई ओसामा बिन लादेन का भी इंटरव्यू कर देंगे। बाय द वे यही लोग हैं जिन्होंने इसी तरह से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, छोड़िए मैं और नहीं बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आतंकवादियों का इंटरव्यू इस देश में होता था। मुझे लगता है वो महिमा मंडन है। ये कहते थे रिपोर्टिंग है। आज से 10-15 साल पहले तक दोस्तों, दांतेवाड़ा में जब हमारे सीआरपीएफ के 70 जवान शहीद हुए थे तो यही बदमाश एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में समोसा जलेबी की पार्टी करवाते थे। 16 फरवरी 2016 को लुटियन के ये रबिश पत्रकार, समझ गए होंगे आप, ये रबिश पत्रकार जो भी फ्रॉड पत्रकार है, पूरे लुटियन के फ्रॉड पत्रकार महिमा मंडन करते थे और ये अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर मोर्चा निकाला करते थे। और जब मैं कह रहा था, उस समय मैं कह रहा था, कह रहे उमर खलीद तुम एंटी नेशनल हो, तुम प्रो टेररिस्ट हो, तो सारे लोग मिलकर मार्च करवाते थे। ये कह रहे थे डेमोक्रेसी बचाओ। नहीं दोस्तों, ये डेमोक्रेसी बचाना नहीं चाहते थे। इनको बुरा लगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। उनके दिन इनका जो कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। ये अपने आप को बचाने निकले थे। दोस्तों, प्रेस क्लब से राष्ट्रपति भवन तक ये मोर्चा निकालते थे। ये वही लोग हैं जो नहीं स्वीकार कर पाए कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कैसे बन गए। सही मायने में ये लोग प्रो अफजल गुरु, प्रो मकबूल भट्ट, प्रो यासीन मलिक, प्रो नक्सल, प्रो अर्बन नक्सल, प्रो एंटी नेशनल मोर्चा निकाल रहे थे उस समय। गलती हमारी थी दोस्तों कि हमने इनको खुली छूट दे दी। अगर हम नहीं देते और इन अर्बन नक्सलियों को तभी, जैसे उमर खलीद, तस्वीरें दिखाइए इनको, उमर खलीद इतने दिनों तक फ्री कैसे था? 2016 से 2019-20 तक के अंदर क्यों नहीं था? अगर हम इन उमर खलीद टाइप वालों को खुली छूट नहीं देते तो मुझे लगता है कि 15 दिसंबर 2019 को शाहीन बाग की शुरुआत नहीं होती। अगर हम इनको खुली छूट नहीं देते तो 17 दिसंबर 2019 को सीलमपुर में हिंसा नहीं होती। अगर हम इन एंटी नेशनल वालों को तभी के तभी टाइट कर देते तो 25 फरवरी 2020 को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा नहीं होता। 24 फरवरी 2020 को जाफराबाद में दंगाई सड़कों पर नहीं दिखते। दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे नहीं जाते। और अरे ओ योगेंद्र यादव, अरे ओ योगेंद्र यादव, तस्वीरें दिखाई इनकी, जो वहां पे बैठे दिख रहे उमर खलीद के साथ, सरजील इमाम के साथ और एक दो हैं। अरे ओ योगेंद्र यादव, चुप क्यों हो? अरे ओ योगेंद्र यादव, आप चुप क्यों हो? पूछता है भारत। योगेंद्र यादव, ये बैठे सरजील इमाम और उमर खलीद, तुम्हारे पास वही समय था, टेबल के आस पड़ोस आप लोग बैठ रहे थे। योगेंद्र यादव, पूछता है भारत, द नेशन वांट्स टू नो, आप क्या कर रहे थे इनके साथ? कहिए योगेंद्र यादव जी। इसमें ही डर जाएंगे वो। दोस्तों, प्रॉब्लम हमारी यह है कि हम बहुत लॉन्ग रोप देते हैं। सीए के नाम पर शाहीन बाग नहीं होता। सवाल मेरा यह है दोस्तों कि अगर मार्च 2020 में कोविड नहीं आता, अगर कोविड नहीं होती, तो आज यही सरजील इमाम, यही उमर खलीद जिन्ना 1 और जिन्ना 2 बनकर डायरेक्ट एक्शन की तैयारी कर रहे होते। इनकी सोच टेररिस्ट सोच है, यह एंटी नेशनल है, ये बेकाबू हो गए थे। हम कुछ ज्यादा लिबरल हैं, इसीलिए हम छोड़ देते हैं। और इसीलिए आज डोनाल्ड सी ट्रंप, दूसरा उमर खलीद और दूसरे सरजील इमाम
को खोज रहा है। दोस्तों, 2 दिन पहले वेनेजुएला में क्या हुआ, मैं नहीं कह रहा भारत में कभी ऐसा हो सकता है, हमने वेनेजुएला नहीं है, उनकी सेना इधर देखने की उतनी हिम्मत नहीं है उनकी, मगर ठोस सबूत है हमारे पास कि अमेरिका जहां पे उनकी मनमानी नहीं चलती है, जो देश उनसे टक्कर लगाता है या जो भी देश कहता है हम स्वाधीन देश है, आपकी बात नहीं मानेंगे, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कह दिया है, हमारी बात नहीं मानोगे तो देख लो माडुरो के साथ जो हुआ, वेनेजुएला के साथ जो हुआ। दोस्तों, वेनेजुएला, उसके पहले बांग्लादेश, उसके पहले नेपाल और बांग्लादेश में जेन जी, मिलेनियल, जेन अल्फा को भड़काने की कोशिश, पूरा बड़ा षड्यंत्र, ये पूरी प्लानिंग डोनाल्ड सी ट्रंप की है। हमें लगता होगा कि कोई भी देश हमारा समर्थन करेगा, हमारे साथ कोई नहीं है, 100% कोई नहीं है। वेनेजुएला के साथ चाइना थी, कहने के लिए रशिया थी, किसी ने कुछ भी नहीं किया। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद करीब 17 से 20% जो दुनिया की ऑयल रिजर्व्स हैं वो पूरे अभी अमेरिका के कब्जे में आ गए हैं। गारंटीड बात है कि अमेरिका भारत पे दबाव और बढ़ाएगा कि हमसे तेल खरीदो, रशिया से मत खरीदो। और हम अगर कहेंगे कि हम स्वाधीन हैं, हम जिससे मर्जी खरीदें, जहां से खरीदें, तब अप्रोच अमेरिका की हमारे से बदल जाएगी। और इसीलिए हमें बहुत, ये बातें मैं एक तरफ से शुरुआत कर रहा हूं, मैं उमर खलीद से और शर्जील इमाम से, अब वेनेजुएला पे चला गया। आपको लगेगा इन दोनों चीजों में लिंक क्या है? लिंक एक है, क्योंकि भारत के अंदर जो लोग अब ये वोट चोरी की झूठ फैला रहे हैं, यही है लास्ट होप अमेरिका, उनके डीप स्टेट, उनके CIA और विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जिनको लग गया है कि जब तक नरेंद्र मोदी है, जब तक हमारे भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार है और राष्ट्रवादी सोच है, तो भारत पर कोई कुछ बदल नहीं सकता। तब ये कोशिश करेंगे ये कहने के लिए कि भारत की जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो इलेक्शंस की प्रक्रिया है, उस पर लोगों का भरोसा कम हो जाए। इसीलिए जो कुछ भी आजकल हो रहा है बहुत सोचे समझे तरीके से, इंटरनेशनल प्लानिंग के साथ हुई है। याद रखिए दोस्तों, राहुल बाबा देश में नहीं है और उमर खलीद के माताजी पिताजी जाकर न्यूयॉर्क जाते हैं, जहां से ममदानी से चिट्ठी लिखवाते हैं न्यूयॉर्क के मेयर से कि उमर खलीद को छोड़ दीजिए, उनको रिहा कर दीजिए। पूछता है भारत, आज अमेरिका डिसाइड करेगा भारत की न्यायिक प्रक्रिया, अमेरिका से डिसीजन होगी कि भारत के इलेक्शंस ठीक है कि नहीं है। अमेरिका डिसाइड करेगा हमारे प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगी। इसीलिए आज जो ये डिसीजन हुई है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को लंबे समय के लिए अंदर करना बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस इधर अपने आप को ना समझे कि हम जीत चुके हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, देखिए, अगले 365 दिनों तक शर्जील इमाम और उमर खलीद जेल में रहेंगे, मगर हमें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि भारत में कई लोग होंगे देखते हुए इसको, जो कहेंगे हम अगले शर्जील इमाम बनेंगे, हम अगले उमर खलीद बनेंगे। हाँ, जजमेंट देखकर जब इनको दिखेगा कि इनको बेल नहीं मिली तो डर जाएंगे, चुप हो जाएंगे। मगर सच्चाई ये है दोस्तों कि सब कुछ लिंक्ड है। अगर हमें 4-5 ट्रिलियन से लेकर 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी विकसित भारत हम बनेंगे, तो डोनाल्ड सी ट्रंप से बचकर रहना होगा। डोनाल्ड ट्रंप हो या ममदानी हो, जो इन्होंने शर्जील इमाम और ऐसे लोगों और NGO ब्रिगेड और मीडिया और जिहादी सोच वाले को जो ये स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, और मैं 100% कह सकता हूं दोस्तों, ये स्पॉन्सरशिप अब भी चल रही है। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव के पहले और उसके बाद आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, भारत में जहां से मैं ये टीवी प्रोग्राम कर रहा हूं, इधर से 50 किलोमीटर दूर
अमेरिका के दूतावास में यानी कि यूएस एम्बेसी में ट्रेनिंग दी जा रही थी भारतीय पत्रकारों को, किस तरह से सोशल मीडिया बनाए, किस तरह से रील बनाए। अगर किसी को पत्रकारिता सीखनी है तो कोई क्या अमेरिकी एम्बेसी में यानी कि यूएस एम्बेसी में जाकर पत्रकारिता सीखेगा? दोस्तों, मैं गारंटीड कह सकता हूं इस पर भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। मेरी जानकारी है कि कई भारतीय सो कॉल्ड फ्री यानी कि यूट्यूब पत्रकारों को हजारों डॉलर्स की राशि दी गई है उनके बैंक खातों में। क्या यह फ्री में दी गई है? क्या वहां की जो जासूसी एजेंसी है नहीं जानती है किन भारतीय पत्रकारों को कितने डॉलर के लिए उन्होंने खरीद के रखा है? दोस्तों, इसको कहा जाता है ग्लोबल इकोनॉमिक्स में क्रिएटिंग एसेट्स। ग्लोबल इंटेलिजेंस में कहा जाता है क्रिएटिंग एसेट। किसी को पैसे दो, किसी को सपोर्ट दो, किसी की फंडिंग कराओ, किसी के बैंक अकाउंट देश में विदेश में पैसा भेजो, किसी को एनजीओ के रूप पैसा भेजो। यह सब क्यों किया जा रहा है? ताकि भारत में बांग्लादेश, नेपाल और वेनेजुएला जैसी स्थिति पैदा हो, ताकि वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स कहे कि इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रॉब्लम हमारी है, हमें बहुत लंबी छूट देते हैं। हमारी अप्रोच हो गई है जियो और जीने दो। ये जियो और जीने दो की अप्रोच भारत में नहीं होगी। हमारे बहुत दुश्मन हैं। आज दो ही दुश्मन हैं दोस्तों जो जेल में रहेंगे, सरजील इमाम और उमर खलीद। पूछता है भारत, बाकी दुश्मनों का हिसाब कब होगा? बिना चुनाव के सत्ता परिवर्तन वाली साजिश की इन्हीं देश विरोधी नारों से हुई और अर्नब गोस्वामी ने साल 2016 में इसी गैंग को नाम दिया टुकड़े टुकड़े गैंग, जब देश को तोड़ने की बात की गई। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स मुसलमानों का है। वो जो चिकन नेक को काटने के नारे लगाए गए, आबादी के आधार पर कब्जे की बात की गई। नतीजा रहा 2020 का दिल्ली दंगा, CAA प्रोटेस्ट और शाहीन बाग। सुरागों की सीढ़ी साजिश की जिस छत तक जाती है वहां से देखेंगे तो समझ आएगा। पेट्रोल बम केवल CAA के विरोध में नहीं फेंके जा रहे थे, गोलियां केवल लोगों की जान लेने के लिए नहीं दागी जा रही थीं। कोशिश थी हिंदुस्तान में भी हालात वैसे ही हों जैसे 2024 में बांग्लादेश में हुआ, 2025 में नेपाल में हुआ और 2026 शुरू होते ही वेनेजुएला में। यानी नागरिकता संशोधन बिल केवल बहाना था, कोशिश देश में अराजकता फैलाने की थी। ट्रंप के दौरे की तारीख को चुना गया ताकि विदेशी मीडिया का ध्यान खींचा जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने शर्जिल और उमर की भूमिका को मुख्य माना है, जिसे न सिर्फ ममदानी का टूल किट बैकअप दे रहा है बल्कि देश के अंदर भी इन दंगाइयों के अनेक हमदर्द मौजूद हैं। इन दोनों की ऐसी कितनी खौफनाक और ख़तरनाक तकरीर है कि उनकी ज़मानत को कैंसिल कर दिया गया, जबकि अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अगर ज़मानत रिजेक्ट करती है तो ये तकलीफ की खबर है। ऐसे में सवाल है कि शर्जिल इमाम और खालिद उमर जैसों के लिए हमदर्दी क्यों दिखाई जाती है? क्या डीप स्टेट के साथ मिलकर टुकड़े टुकड़े गैंग सत्ता परिवर्तन की साजिश में लगा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग के आकाओं का इलाज कब होगा? पूछता है भारत। पूछता है भारत में आज हमारे साथ हैं गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अवधेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, निवान शर्मा नेशनल स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के, और हाजी नजीम खान मुस्लिम स्कॉलर हैं। देखिए अनुराग जी, कितनी बदल गई हमारी देश। रत्नाकर जी,
आज से 10 साल पहले गौरव भाटिया ये खुलकर आप लोग जाते थे प्रेस क्लब, अलग अलग जगह में मीटिंग करते थे और दुहाई देते थे कि अफजल गुरु इसको फांसी क्यों दी गई। शशि थरूर कहते थे बहुत बुरा हुआ। आज देखिए कितना कुछ बदल गया। ग्लोबल प्रेशर के बावजूद और अमेरिका से चिट्ठी लिखवाई, पैरवी करवाई ममदानी से। हाजी नजीम खान जी पैरवी करे अमेरिका से, न्यूयॉर्क से। निमान जी सुन रहे ना, पैरवी कराने के बावजूद डिस्पाइट ऑल दैट शरजील इमाम और उमर खलीद जेल में चले गए। गौरव भाटिया जी हमारे साथ हैं। डिबेट शुरू कौन करेंगे आज? आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि बहुत बड़ा झटका लगा है टुकड़े टुकड़े गैंग को। इनको समझ नहीं आ रहा क्या होगा। ये समझ रहे थे कि इनमें से कोई मारिया कोरिना मचाडो बनने वाले हैं। इनको किसी को लगा कि हम टूल किट गैंग के लीडर बनने वाले हैं, हम मोहम्मद यूनुस नंबर 2 बनने वाले हैं, रेजिम चेंज करवाने वाले हैं। अरे भदौरिया जी, इलेक्शन हार गए हैं, हारते रहेंगे, जीत नहीं पाएंगे, सरकार आपकी नहीं बनेगी। तो ये सब तरीका जो भी है, 43 सीटें आई हैं, ये जो भी है, अरे जीते हैं भाई, 43 सीटें आई हैं भाई। 33 में बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर में कैसी बात कर रहे हैं? लोकसभा में हम तीसरी नंबर की पार्टी बने, आप कह रहे हो हारेंगे। एक मिनट, अभी भी तो हराया उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी भी ना उत्तर प्रदेश में सरकार में है, कांग्रेस ना आप दिल्ली में सरकार में है, मगर उमर खलीद तो आपका मोहरा था। अरे सरकार भाई हमारे लोकसभा में उमर खलीद आपका मोहरा था भाई। उत्तर प्रदेश में आप आज उमर खलीद को आप जिसको आप समर्थन करते थे, जिसका आप आज उमर खलीद का समर्थन नहीं करेंगे। पूछता है भारत। मैं बोल लूं अपनी बात? नहीं, पूछता है भारत, आप समर्थन नहीं करेंगे उमर खलीद का? प्रदेश में आपके फेवरेट है शरजील इमाम। अरे आप सवाल तो पूछ लो प्रभु। अरे सुन लो भाई, सवाल पूछ लो तो जवाब मिलेगा ना। अभी इतने दिन से लुटियन कर रहे थे, मैं तो कंफ्यूज हो गया। आप बीजेपी के बारे में कह रहे हो। आजकल तो बीजेपी लुटियन में रहती है और कोई नहीं रहता है। उन्हीं के बंगले हैं, सारे मंत्री वही हैं और सारे पत्रकार बंधु भी लुटियन जोन में रहते हैं। तो आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आजकल आपने अच्छा किया है कि आप बीजेपी को टारगेट करते हैं, उनकी सरकार को टारगेट करते हैं, अच्छी बात है। गौरव, तो आजकल वही है और तो कोई है नहीं। कितने मुरझाए हुए फूल जैसे लग रहे हैं। आपके लिए बुरा लग रहा है मुझे। गौरव भाटिया डिबेट में आइए रत्नाकर त्रिपाठी के साथ। एक चीज मान के आज इनको देख के मुझे बुरा लग रहा है। ये उमर खलीद इनके पोस्टर बॉय थे। उमर खलीद इनके पोस्टर बॉय थे। मैं बोल लूं? अरे बोलने तो दो। देखिए सवाल है, इस देश के अंदर में समाजवादी हमेशा से संविधान और न्यायपालिका को मानने वाली है और संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। राष्ट्रवादी लोग हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, राष्ट्र का सम्मान करते हैं, संविधान को मानते हैं और संविधान की प्रक्रिया पे विश्वास रखते हैं। ये समाजवादियों की सोच है और समाजवादी हमेशा समाज के अंदर में अगर कोई अन्याय होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब समाज के अंदर में जो न्यायपालिका कहती है हम तो उसको मानते हैं, लेकिन हमारा दूसरा भी सवाल खड़ा हो जाता है ना कि फिर भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतना बड़ा आरोप राम रहीम पे लगा हुआ है, तो राम रहीम को 21 जनवरी 2023 में 40 दिन की पेरोल मिल जाती है, 20 जुलाई 2023 में 30 दिन की मिल जाती है, 21 नवंबर 2023 में 21 दिन की मिल जाती है, फिर 19 जनवरी 2024 में शरजील इमाम टुकड़े टुकड़े गए। नहीं मैं बता, अरे उमर खलीद पूरी बात बोल लूं मैं, उसमें भी बोल रहा हूं, देखिए बोलूंगा। नहीं बात करने की बात नहीं। रत्नाकर त्रिपाठी जी 5 अगस्त को रत्नाकर त्रिपाठी जी 2025 में 40 दिन की पेरोल। रत्नाकर त्रिपाठी जी आप अभी उठता है कि हम तो कोर्ट ने क्या कहा, करने वाले लोग हैं, राष्ट्र कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा, बोलेगा कोर्ट ने क्या कहा बोलेगा, उसके ऊपर तो कानून अपनी कार्रवाई आप लोग देश आपको देखिए एक कार्रवाई करेगा। मैं फिर कहता हूं, जिस देश के अंदर में नफरत की राजनीति का विकास होता है, जिस देश के अंदर में कट्टरपंथी पैदा होते हैं, चाहे कोई भी हो, आप देखो क्या हालत है आज की हमारे अगल बगल देशों में, बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान, निस्तो नाबूद हो गए। हिंदुस्तान क्यों अच्छी तरह से? क्योंकि हिंदुस्तान में अनेकता में एकता है, हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति नहीं, हम प्यार मोहब्बत की राजनीति करते हैं। हिंदुस्तान के जेनजी जिहादी नहीं है। कौन नफरत की राजनीति? क्योंकि हिंदुस्तान के जेनजी जिहादी नहीं है और देश हिंदुस्तान की जेनजी जिहादी जेनजी नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है ना। नहीं, जेएनजी में सभी धर्म और सभी जाति के लोग शामिल हैं। अनब आप ये भूल रहे हो, जेएनजी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सभी लोग हैं, पीडीए भी है उसमें।
क्योंकि जेएनजी में सभी वर्ग के लोग आते हैं और सभी लोग राष्ट्रवादी हैं। ये लोग कभी नफरत की राजनीति नहीं एक करते। मिनट, गौरव ये भाटिया कभी रत्नाकर सारे के त्रिपाठी सारे के साथ संविधान आपको न्यायपाल डिबेट को में मैं मानने वाले आमंत्रित लोग करना हैं। चाहता हम लोग हूं। न्यायपाल को संविधान को मैं मानने देखिए, वाले मैं आज बेकार की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं फोकस करूंगा मेन इशू पर। मेन इशू यह है दोस्तों कि 9 फरवरी 2016 में जेएनयू में अफजल गुरु को फांसी के विरोध में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया रत्नाकर त्रिपाठी जी, जिसमें देश विरोधी नारे लगाए गए। उन नारों को सुनकर पूरे देश में हाहाकार हो गया। उन्होंने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, ये सब कहा गया। और जो चीज़ें मैं कहता था रत्नाकर त्रिपाठी जी, गौरव भाटिया मानने को कोई भी मानने को तैयार नहीं था, कहते थे बनावटी बातें हैं। मगर इसके 10 दिन बाद 10 दिनों तक उमर खलीद फरार रहा। 10 दिनों के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। फिर उसने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये देखिए दोस्तों, ये वही पत्रकार हैं जो उस समय प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे 2016 के 16 फरवरी को। ये प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। हम सब जानते हैं किसके लिए कर रहे थे। आज की जो ये जजमेंट हुई है गौरव भाटिया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या दूसरे सरजील इमाम, दूसरे उमर खलीद, इनको जो जजमेंट के थ्रू एक वार्निंग मिलनी चाहिए, वार्निंग मिलेगी, या फिर यही ग्रुप फिर से फॉरेन फंडिंग लेकर वापस आएगी? किसको बोलना है? सबसे पहले तो अर्नब जी, क्योंकि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं और न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, संविधान का सम्मान करता हूं, सही मायने में आज का ये जो फैसला है ये भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करता है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए अर्नब जी, ये लोग हैं, ये लोग बाहर आते हैं, कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल गुरु की फांसी को न्यायिक हत्या बता देते हैं। राहुल गांधी भी जाते हैं, समर्थन करते हैं, कई फिल्म सितारे भी पहुंच जाते हैं। ये कहते हैं चिकन नेक, जो चूजे की गर्दन है उसकी तरह तोड़ देंगे जो पूर्वोत्तर राज्य है। आज उनको क्या संदेश गया है इस जजमेंट के बाद? संदेश ये गया है, ये एक नजीर बन गया है कि कोई बाइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो भारत के टुकड़े करना तो दूर, भारत के टुकड़े करेंगे नारा भी बोलेगा। क्योंकि अगर बोलोगे तो सख्त कानून यूएपीए में जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे, और बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये कानून बहुत सख्त है। दूसरी बात, ये जहां भी छुपेंगे अर्नब जी, ये किसी का भी समर्थन पाएंगे, इनको जहन्नुम से ढूंढ के हम लाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे कानूनी कार्रवाई करके रखेंगे। इसलिए आज ये बड़ा दिन है। ये नहीं कि हमने कानून का पालन नहीं किया, हमने कानून का पालन किया और सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोहर लगाई। ये तमाचा है राहुल गांधी के मुंह पे, अखिलेश यादव के मुंह पे, ये जितने समर्थक योगेंद्र यादव और लोग हैं इनके मुंह पे। और अर्नब एक बात बताइए, आप इनकी पहुंच देखिए। भारत में नारे लगाते हैं, 53 हमारे भाई बहनों की जान चली गई दिल्ली के दंगों में। ममदानी से कहलवा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो अब ममदानी को बुला लो और ममदानी अगर मदद करे तो कर लो। लेकिन ये देश तुम्हारा विरोध भी करता है, ये देश तुम्हारे हाय हाय के नारे भी लगा रहा है, और ये देश कह रहा है कि भारत की पावन भूमि पर शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे गद्दारों की कोई जगह नहीं है। आज हाँ जरूर बोलेंगे। एक बात कहना चाहता हूं कि आज से 10 साल पहले रत्नाकर जी, मैंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने, और जब मैं टाइम्स नाउ में था तब हमने टुकड़े टुकड़े गैंग को एक्सपोज किया था। हमने देश को बांटने की सोच रखने वालों के चेहरे से नकाब खींचकर उनका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखा। और ये जो लोग हैं जो टैक्स पेयर से पैसे लेकर MA PhD LLB करने के बाद कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इनकी सच हमने सबके सामने दिखाई। बताइए मुझे, और पूछता है भारत राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, अंतोनिया दी माइनो इनका समर्थन क्यों करती है? इनसे प्यार क्यों है इन्हें?
ये एंटी नेशनल लोग हैं, ये देश के खिलाफ खड़े रहते हैं। अभी जो तक तो आतंकी बुरहान वानी को क्रांतिकारी मानता था, लेकिन मैंने इससे सवाल पूछा, जब मैंने उमर खलीद से सवाल पूछा था तो इसकी बोलती बंद हो गई थी। जैसे आज जितने इसके फैन क्लब है सबकी बोलती बंद है, सबकी रत्नाकर जी बोलती बंद है। आपका प्रवचन समाप्त हो जाए। ये प्रवचन तो मेरा चलता रहेगा, आप जब भड़क जाएंगे आप बोल दीजिए, मैं तो भड़काता रहूंगा। भड़कते नहीं है, देखिए मैं तो भड़काता रहूंगा। देखिए 53 लोगों की जान चली गई। 53। हाँ जी, आपकी हिम्मत नहीं होती है ना मुझे सुनने की, तो बीच में बोलने लगते हैं। हम गीता के हैं फॉलोअर। सुखे दुखे समय कितना लाभा लाभो जया जय। सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में हम समान रहते हैं, हम आपकी तरह नहीं तो है। आपकी पराजय हो गई क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की बेल रिजेक्ट हो गई। आप मान रहे हैं आपकी पराजय हो गई, ये इससे बड़ी बात आपने क्या कही? वाह भाई वाह, आपकी पराजय होगी, आपने मान लिया, ये बहुत बड़ी बात है। जी मैंने तो सुख दुख भी बोला, लाभ हानि भी बोला। असल में क्या करिएगा, आप सिर्फ वही पढ़ते हैं जो नरेंद्र मोदी आपको पढ़ाते हैं या योगी आदित्यनाथ पढ़ाते हैं। तो अब थोड़ी देर मेरी भी क्लास ले लीजिए, है ना। मैं तो आपकी क्लास लूंगा। मैं आपको पूछ रहा हूं कि नतीजा, एक मिनट देखिए मेरी बात सुनिए। की हिम्मत नहीं है कि रत्नाकर त्रिपाठी देखिए रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप जैसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोगों को भी, आपको भी आज समझना होगा, आपको भी आज समझना होगा क्यों। नहीं, आपको भी समझना होगा कि इंटेलेक्चुअल होने के बहाने से आप एंटी नेशनल काम नहीं कर सकते। आपको समझना होगा। ये तो एसएआर गिलानी भी प्रोफेसर कहते थे अपने आप को, अफजल गुरु अपने आप को लेक्चरर कहता था। ये सारे एंटी नेशनल जिहादी है, बदमाश है, टेररिस्ट है। ये बोलने नहीं देते। नहीं, आप क्यों नहीं कह रहे कि मैं बड़ा खुश हुआ जो उमर खलीद अंदर जाए? बोलिए ना। आप क्यों करते हैं मुझसे? बोलने दीजिए ना। आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, बोलने दीजिए ना, काहे डरते हैं? इतने दिनों से सरजील इमाम का समर्थन कर रहे हैं, जो चिकन नेक को काटकर भारत को 2 हिस्से में बांटने की बात कर रहा था। हिम्मत नहीं है आपके राहुल गांधी की उनके खिलाफ 2 शब्द बोले। रत्नाकर त्रिपाठी आपको परास्त कर देंगे तो बोलने नहीं देंगे। अवधेश जी आइए डिबेट पर, करिए इनके साथ डिबेट। तमाचा है ये नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर, कि 14 से 25 अभी तक एक आदमी को प्रोसिक्यूट नहीं करवा पाई, एक आदमी को सजा नहीं दिलवा पाई। तमाचा किसके ऊपर है? उन्हीं के ऊपर है। क्या कहा कोर्ट ने? कंफ्यूज टाइप। कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दिया, देयर शुड नॉट बी एनी मोर अननेसेसरीली प्रोलॉन्ग। अरे भैया डिले तो इन्होंने करवाई क्योंकि इनको लगा कि अगर ट्रायल हो जाएगी तो बेल डिनाई हो जाएगी। झूठ मत बोलिए, पूरी स्ट्रेटेजी को एक्सपोज कर चुके हैं गौरव भाटिया हमारे साथ है। गौरव भाटिया आपको बताएंगे, गौरव भाटिया को लाइए कि ट्रायल डिले कौन कर रहे थे। ये लोग हमारी न्यायिक प्रक्रिया को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। इनका नकाब खोलना पड़ेगा आज, मुझे इनका नकाब खोलना पड़ेगा। ये दोहरे मापदंड के हिपोक्रेट, 2 नंबर के बदमाश। 1 मिनट, गौरव भाटिया, इस पूरे केस को डिले कौन कर रहे थे? नहीं अर्नब, मैं कुछ कहूंगा इस पे। अनुराग जी सुनिए, 1 मिनट। अर्नब देखिए, तथ्यों के साथ बात होनी चाहिए। आपको मालूम है इसमें डिले कौन कर रहा है? 2 विंडो। सुनिए, मैं आपको बताता हूं। पहले सर्वोच्च न्यायालय में इनकी बेल एप्लीकेशन लगी। कैसा लोकतंत्र भाई? बेल एप्लीकेशन लगती है ना अर्नब, तो जो अधिवक्ता होता है वो इतने समय वो बहस करता है कोर्ट में, और इनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल थे। उन्होंने क्या किया, बार बार कोर्ट ने कहा बहस करिए, और वो बार बार बोले कि नहीं अगली तारीख लगा दो, 14 फरवरी 2024 को 14। इनको शांत कराइए अर्नब जी। ये कौन पगला है? ये कौन पगला आ गया है? चुप कराइए। त्रिपाठी जी अपनी बात, ये क्या है? कौन पागल है ये? चुप कराइए। चलिए अर्नब जी, सब सुनना चाहते हैं ये कैसा लोकतंत्र? मुझे त्रिपाठी जी प्लीज चाहते हैं, आप बोल लेंगे। अर्नब जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बनाइए डिबेट के अंदर। डिबेट में लोकतंत्र कायम रखना चाहिए। हिंदुस्तान में लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए, डिबेट में भी लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए। अगर डिबेट में सीटें बढ़ाओ ना, सीटें बहुत कम है, समय उसी हिसाब से मिलेगा। लुटियन जोन बता रहे थे, लुटियन जोन की बात हो रही है। आप किस तरह कर रहे हैं? वो बोलना चाहते हैं त्रिपाठी जी, आप उनको बोलने नहीं दे रहे। बोल पाए। और
पार्टी ने, न्यायालय ने जो फैसला दिया है, जमानत रद्द किया है, जो टिप्पणियां की है, उस पर एक शब्द नहीं बोला है आपने। लोकतंत्र जिंदा और दूसरे वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रखिए। लोकतंत्र का हनन नहीं होना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे डिबेट। नहीं, लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन जिस जो डिबेट है इस समय हम शर्जील इमाम और डिबेट में अगर आप बोलने से रोकेंगे, उमर खालिद की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार रद्द किया है। रद्द करते हुए जो टिप्पणी की है उस पर बात कर रहे हैं। फिर से तो लोकतंत्र ये भी है कि उस पर बोलिए ना कि आपको कांग्रेस पार्टी को राइट हैंड साइड पे रखिए, सिर्फ गौरव भाटिया दूसरी साइड पे होंगे। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रिलैक्स कीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं अनुराग जी। मैं आपको 2 मिनट के लिए आपकी ऑडियो डाउन करके एक बात कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, मगर ये टुकड़े टुकड़े गए, लोकतंत्र को नहीं मानते। और लोकतंत्र की नाम पर भीड़ तंत्र यानी कि एनार्की से चुनी हुई सरकार को हटाने की साजिश रचने वाला एक पूरा बहुत बड़ा ग्लोबल टूलकिट है। आज उसी टूलकिट को कोर्ट ने बेनकाब कर दिया है। अगर अरविंद केजरीवाल प्रोग्राम देख रहे हो वो भी सुन ले, उनके प्रवक्ता हमारे प्रोग्राम पर हैं। एक समय निवान जी, अरविंद केजरीवाल भी चाहते थे किसी तरह से भीड़ तंत्र यानी कि एनआरकी को करके मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मगर देखिए निवान जी, श्रीलंका में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, वेनेजुएला में जो हुआ, टूल किट को लग रहा है भारत में भी वही होगा, मगर आज के जजमेंट के बाद कभी नहीं हो सकता। अंडरलाइन करके मैं कह रहा हूं। आपको भी पता है ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है। अमेरिका, निवान जी और गौरव भाटिया आपके साथ डिबेट करेंगे, अमेरिका ऐसे लोगों को चुन रहा है जो उनको ये कहते हैं जेन जी डिसरप्शन करवा सके, यानी कि पैसे लेकर कुछ भी कर दे, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दे, भड़का दे, माइनॉरिटीज़ को यूज़ करे, जेन जी को यूज़ करे, थोड़ी सी हिंसा करा दे और हिंसा कराने के बाद कि हमने क्या किया जी, हमने तो कुछ नहीं किया। यही सोच थी उमर खालिद की और शर्जील इमाम की। उनको लगा था वो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दे के भाग जाएंगे, इसीलिए अगर आप नोटिस करेंगे दोनों की स्टाइल वही थी, दोनों भाग गए थे। जब पुलिस इनको ढूंढ रही थी दोनों भाग रहे थे। आज के बाद ये तरीका बदलना होगा। अगर आपको पावर में आना है तो आपको इलेक्शन जीतना होगा। शर्जील और उमर आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं बना सकते। एम आई राइट निवान जी? देखिए अर्नब जी, बहुत बहुत नमस्कार। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा जनता को रियलिटी बताई है। ये सब जो आप बातें कर रहे हैं ये तो हमने पता नहीं कब सुनी भी नहीं, आपने कहाँ सुनी। एक चीज। दूसरी बात ये कि आपने एक सवाल पूछा था गौरव भाटिया जी से कि इम्पैक्ट क्या होगा इसका, जो आज भेजने आया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो नहीं जवाब दे पाए, वो भाषण देने लग गए। मैं आपको बता दूंगा इम्पैक्ट क्या होगा। अगर आपको इम्पैक्ट दिखाना है तो आपको कन्विक्शन तक ले जाना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारे देश में अगर देश के खिलाफ कोई बात करता है तो उसको ये सजा मिलती है। आज क्या हो रहा है, 5-5, 6-6 साल तक जो है वो सुनवाई, ट्रायल शुरू नहीं होता। और आप कह रहे हैं इतने ताकतवर हैं ये लोग जो देश के खिलाफ बात करते हैं, वो इतने ताकतवर है कि वो आगे कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को चलने नहीं दे रहे। इतना कमजोर मत समझिए आप हमारे देश के जुडिशरी को, इतना कमजोर मत समझिए कि आपकी कोई 5 साल तक, 6 साल तक लटकाता रहेगा। 10 साल, कितने साल लटकाएंगे और बताइए आप ये गौरव भाटिया से पूछ लो कि कितने साल और लटकाया जाएगा इस केस को। 25 साल? कन्विक्शन कब होगा, गिल्ट कब तय होगा, तब जो हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है या जिसने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बातें बताई उन्होंने जो हमारे देश के खिलाफ करी है, कब आएगा उसके अंदर निर्णय, ताकि इम्पैक्ट हो, जिस इम्पैक्ट की बात कर रहे थे आप। चलिए मैं उत्तर दे दूं। इसके बिना इम्पैक्ट नहीं होगा। ये केवल और केवल राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे इन बातों का। ये केवल और केवल ये बताएंगे कि हमने जेल के पीछे रख रखा है, हमने ये कर रखा है। अरे जेल के पीछे तो आपने सत्येंद्र जैन जी को भी रखा था, जिसके बाद 2 साल के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी और काम में कुछ नहीं मिला। ज्ञान बहुत खतरनाक आप लोगों पे। कब आएगा निर्णय, कब होगी सजा, कब ये तय होगा कि हमारे देश में अगर हमारे देश के खिलाफ कोई बात करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसके ऊपर जजमेंट आती है, उसको ये सजा मिलती है। अब ये बताइए, पूछता है भारत, ये पूछ रहा है भारत आज। इनको राजनीतिक अब मैं ऐसे चर्चा नहीं कर पाऊंगा, मुझे समझ
जो हमारे देश में एक मिनट आपने एक ही बात कहने की जरूरत नहीं है। निवान जी अभी आपने वही सवाल 3 बार गौरव भाटिया से पूछा है। अब मैं गौरव भाटिया को आमंत्रित करता हूं, जवाब दे आपका। वैसे जजमेंट आप आज लगता है आप पढ़ के नहीं आए हैं, गौरव भाटिया जी। देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर का क्या हाल हुआ, वैसे ही इनके प्रवक्ता है अर्धज्ञानी। इनको यह भी नहीं पता है कि सरकार हो या कोई जांच एजेंसी हो, वो चार्जशीट फाइल करती है, उसके बाद न्यायालय ट्रायल करता है। न्यायालय जो समय लगाता है, आप क्या न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और आप इतने समझदार हो गए। दूसरी बात, ट्रायल होने में कई साल लग जाते हैं। क्या ऐसा शांत करा लीजिए अर्नब प्लीज। मैं देखिए, मैं विनती करके कहता हूँ, ये घटियापंती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। निवान जी उनको बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे पूरा सुन रहे थे, नहीं तो मैं आपको नहीं कहता। कौन सा तरीका है, बदतमीजी करते हैं। ये हमारे नेता के बारे में कुछ भी क्या करेंगे। दूसरी बात अर्नब, मैं इनको थोड़ा विधिक ज्ञान इनको दे दूं, इनको शायद जानकारी ना हो। यूएपीए का कानून बहुत सख्त कानून है, ये स्पेशल लॉ है, और बेल ना होना, गिरफ्तारी होना एक्शन है, और बेल ना होना न्यायिक स्टैंप है। अगर इनको बेल नहीं मिल रही, ये कह रहे, ये कौन सा इंसाफ है। अरे देश के हित में किसी को जेल में रखना जरूरी है, क्योंकि ट्रायल में सालों लगेंगे, और आज से नहीं, कांग्रेस के समय में तो 35 साल तक ट्रायल पूरे नहीं होते थे। 35 साल नरेंद्र मोदी जी ने तो न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत किया है, इसलिए इन्हें दुख हो रहा है, क्योंकि ये लोग उमर खालिद के जुड़वा भाई हैं। ये लोग हज में बिछड़ गए थे, इसलिए इनको दुख हो रहा है। अब मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात का उत्तर देता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को यह बताना चाहिए कि अखिलेश यादव अलकायदा के साथ खड़े हो जाते हैं जब अलकायदा का आतंकी लखनऊ में पकड़ा जाता है, लेकिन वर्दी पे उन्हें भरोसा नहीं है। नाम लिए इनका मैनिफेस्टो अर्नब कहता है कि आतंकी समाजवादी का बोलना बहुत जरूरी है। आईटी सेल में आतंकवादी, अर्नब ये तो गलत बात है। प्लीज अर्नब, प्लीज ऐसे नहीं, अर्नब ऐसे नहीं, ऐसे मत कराइए प्लीज। समाजवादी को इतना याद करते हो। अरे भाई, अभी तो लात पड़ी है जनता से, अभी तो अरविंद केजरीवाल का मुंह भी फूला हुआ है। मत करिए, गंदगी मत बचाइए भाई, गंदगी मत बचाइए प्लीज। चर्चा करनी है तो अच्छी करिए, तर्कों के आधार पे करिए प्लीज। सुनिए, अब अर्नब एक तथ्य मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। एक मिनट गौरव भाटिया, अभी नहीं, अभी मेरी बात अनुराग जी बात खत्म करें, फिर आ रहा हूँ आपके पास। थैंक यू अपनी बात पूरी कर लो। हाँ, दूसरी बात, सोचिए कितनी आतंकी पार्टी है समाजवादी पार्टी। इनका मैनिफेस्टो देखिएगा, उसमें लिखा है कि अगर मुसलमान पे आतंकवाद का मुकदमा चलेगा तो हम वापस लेंगे। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लताड़ा और मुकदमे वापस नहीं लेने दिए जब इनकी सरकार है। तीसरी बात, अर्नब उमर खालिद के जो पिता हैं वो सिमी के मेंबर, कल बीजेपी के मेंबर बोलने लग रहा बीजेपी के बारे में। मतलब फिर देखिए क्या बदतमीजी करते हैं, क्या दो कौड़ी के प्रवक्ता है सभा के, इसीलिए चुनाव हार जाते हैं। आप सोचिए, इन लोग थूकते हैं जब ये रोड पे निकलते, कैसे चर्चा करते हैं। अपनी तमीज नहीं है कि रुक जाए, अपनी बारी में बात कर ले, इतनी तमीज नहीं है। आपने किसको दो कौड़ी का प्रवक्ता कहा? पढ़। लेकिन पार्टी को आतंकी नहीं बोलूंगा मैं, भारतीय जनता पार्टी को। मैंने उसको कहा जो बीच में बोलता है, उसी को कहा जनरेटर की तरह, संविधान जिसको तमीज नहीं है कि राष्ट्रीय चैनल पे कैसे चर्चा की जाती है। नहीं, जिसके पास कोई तथ्य नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ, सपा के प्रवक्ता बता दे कौन से जज हैं, कौन से जज हैं, कौन से जज हैं किसी को आतंकी पार्टी नहीं बोलेंगे। हम उनसे लड़ेंगे, हम छोड़िए बात करेंगे। आप बताइए, मतभेद होंगे तो आपने आतंकवादियों का समर्थन किया है, यही सच्चाई है। लेकिन हम किसी पार्टी, यही सच्चाई है। को अभी आप बताइए कौन से जजेस का नाम बताइए। एक मिनट, आज जो जजेस जिन्होंने फैसला दिया उनका नाम पूछिए, चर्चा पे आए, पूछिए। देखिए बहुत दिनों से नाम बताइए। गौरव भाटिया, एक और दूसरी और एक बात है कि कई दिनों से जब मैं कहता था कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में, बहुत दिनों से मैं कह रहा हूं कि दिल्ली दंगों को प्रायोजित किया गया है हिंदुओं के खिलाफ एक्शन करने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए और भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई है। जब मैं कहता था तब कहते थे तुम राइट विंगर हो,
मैंने कहा था एक प्लान्ड तरीके से लोगों को मारा गया हाजी जी। अंकित शर्मा को प्लान्ड तरीके से हिंदुओं को मारा गया, सबको पता है। मगर आप कहते थे नहीं नहीं ये सीए से जुड़ा हुआ है। ये तो दंगा भड़काया गया था। देखिए आपको लगा हाजी नजीम जी, मैं आपसे आजकल हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आप ये ना समझे कि ये मुस्लिम नेता हैं, ना मुस्लिम है ना नेता है, ये दोनों उमर खालिद और शर्जील इमाम ये आतंकवादी हैं। ये आतंकवादी हैं। ये रेजिम चेंज यानी कि भीड़ तंत्र से चुनी हुई सरकार को साजिश करके हटाने की कोशिश कर रहे थे। हाजी नजीम खान जी भारत में बहुत गजवाए हिंद वाले लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत में बैठकर गजवाए हिंद सोच वाले बहुत लोग हैं और ये कहते थे कि चिकन स्नेक हमारा है, मुसलमानों का है। पूर्वोत्तर भारत और भारत के दूसरे प्रांतों को काट दो। शर्जील इमाम ने कहा था ना मुसलमानों को भड़काओ, हम इतने हैं कि हम कुछ भी कर देंगे, सड़कें बंद कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज तो सब कुछ सामने आ गया। देखिए करके कोई मान ले तो माने कि वो कायर नहीं है, सिर्फ दोषी है। मगर ये दोनों तो कायर निकले। आप मानेंगे कि नहीं हाजी नजीम खान जी, ये दोनों कायर जो पहले भागने की कोशिश भी की थी इन्होंने। हाजी नजीम जी ये भाग भी रहे थे, आपको पता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे ये सब कहने के बाद ये भाग रहे थे। इंशाअल्लाह आपको याद होगा ना, इन दोनों भगोड़ों को पकड़ा गया, फिर इनको जेल में डाला गया। सवाल का जवाब दो। हाँ आप सवाल का जवाब दीजिए। हाँ अर्णव जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो। देखिए हम लोग अपने संविधान पे बड़ा भरोसा करते हैं और देखिए हम अपने संविधान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि देश के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ है। ये देश है मेरा भारत, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता। और रही बात अर्णव जी, जब भारत के अंदर आतंकी आते हैं, हमारी आर्मी की सेना उन आतंकियों को ढेर कर देती है, तो हमको बड़ी दिक्कत होती है कि भारत की इस पाक सरजमी पर उन आतंकियों की लाशों को दफनाया जाता है। और हम तो भारत सरकार से कहते हैं कि उन आतंकियों की लाशों को भारत के पाक सरजमी पे ना दफन किया जाए, लेकिन फिर भी उन आतंकियों की लाशों को जब भारत के पाक सरजमी पे दफन किया जाता तो मुस्लिम समाज को बड़ी आपत्ति होती है। और रही बात यह कि बार बार यहां पर जो कही जा रही है कि शर्जील इमाम और खालिद उमर, देखिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे हमेशा भरोसा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आता है उसका हम सम्मान करते हैं। और देखिए जो देश का गद्दार है उसको हम कभी माफ नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो। जो देश के टुकड़े करने की बात करता हो उसके हम लोग खिलाफ खड़े हुए। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी हाजी नाजिम खान की भी है, बाकी सभी की है, क्योंकि ये भारत से खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। लेकिन यहां पर अगर यह कहा जाए कि मुस्लिम समुदाय का नाम लिया जाए तो यह गलत है। ऐसा नहीं, आतंकी होता है, ना तो उसका कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है। हम तो खुलकर कहते हैं कि आतंकियों को चुन चुन कर मारे, भारत को आतंकवाद मुक्त बनाया जाए। हम तो अपने भारत सरकार के साथ है, देश के साथ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो भारत है जो सोने की चिड़िया है, इंशाअल्लाह वही सोने की चिड़िया अब बन जाए। लेकिन फिर वही नहीं उमर खालिद और शर्जील इमाम आतंकवादी है कि नहीं है, ये तो बोल दीजिए। मैं अब कुछ कहूं? अरे अवधेश जी देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दीजिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिए नाजिम जी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए जो टिप्पणी की है उसमें कहा है कि आतंकीकृत है, चीज में पढ़ के बैठ, आतंकीकृत कहा है और साथ ही साथ कहा है कि 1 वर्ष तक आप जमानत याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो मैं ये तो कहता हूं कि 1 साल का इंतजार नहीं बिल्कुल बोला है। उसने कहा है यूएपीए के तहत तो 1 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए, उनको फांसी की सजा दी जाए और ऐसे चौराहे पे सड़क पे दी जाए तो भारत के अंदर एक नजीर हो कि कोई भी भारत पे गंदी नजर न रखे और कोई भी भारत के टुकड़े करने की बात न करे। ऐसी नजीर हो देश के अंदर। रत्नाकर त्रिपाठी और अनुराग, रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है, अगर आज मैं पूछूं आपको, क्या आपको लगता है जो समर्थन कांग्रेस पार्टी ने इस टुकड़े टुकड़े गैंग को दिया वो गलत था? गौरव भाटिया आपके साथ डिबेट पर है, खुलकर इस पर बात हो। जो समर्थन कांग्रेस पार्टी ने टुकड़े टुकड़े गैंग को दी पिछले 10 सालों से इस उम्मीद से
कि शायद ये उनके बड़े नेता बनेंगे। वैसे कन्हैया कुमार को तो आप लोगों ने टिकट भी दे दिया दिया है ना, तो टुकड़े टुकड़े गैंग को आपने एक तरह से अपना लिया। ब्रिजभूषण शरण सिंह उनके लड़के को भी टिकट मिला, बलात्कारियों को नहीं, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहा हूं। उसको एमएलसी का टिकट आपने दिया कि नहीं दिया टिकट कन्हैया कुमार? राउडी रवि से कन्हैया कुमार को आपने टिकट दिया कि नहीं दिया, आप बताइए मुझे। वो बड़ छोट का अपराधू नहीं तो आपने क्यों दिया? उन्होंने क्या क्या हासिल की थी जीवन में जो आपने इनको टिकट दिया? भाजपा से कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को, विनीत सिंह को टिकट क्यों दिया? मैं तो अभी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहा हूँ। अरे टुकड़े टुकड़े गैंग साबित कर लिया, कितनी मैं तो कह रहा हूँ ना, उमर खालिद और कन्हैया कुमार ने, बोल रहा हूँ आपसे, उमर खालिद, देखिए आइए डायरेक्ट डिबेट गौरव भाटिया के साथ आइए। आपने टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया, बोलने दीजिए, आप बोली तो बोलने दीजिए। क्या आपने टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया, हाँ कि ना? बोलने दीजिए, काहे घबराते हैं? बोलिए ना, शर्मा रहे हैं, बोलिए, बोलने दीजिए। नहीं, आपने समर्थन किया। बड़ी ही शर्मनाक बात है कि 10 साल में ये साबित नहीं कर पाए कि टुकड़े टुकड़े गैंग का वजूद है कि नहीं है। मतलब आज भी समर्थन कर रहे हैं उनका। गौरव भाटिया जी देखिए, आज भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। मैं बता, आज भी ये एंटी हिंदू पार्टी आज भी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर रही है। स्वामी, मैंने तो आपका भी समर्थन किया था। आप ऐसा है अर्नब, हमें समझना होगा। अब सुनिए रत्नाकर जी, कंटिन्यूस नहीं बोल सकते, अच्छी चर्चा के लिए जरूरी है आप सुने, उसके बाद उत्तर दें। आप लगातार नहीं बोल सकते, ये अच्छा नहीं लगता है। आपकी बात सुनी हमने। अरे मेरी बात सुनिए ना, नहीं सुनी? आप बोल लीजिए, चलिए, अगर अर्नब कह रहे हैं आप बोले तो बोलिए। गौरव भाटिया जी को बोलिए, चलिए, फिर मैं उत्तर दूंगा, बोलिए। लास्ट 1 मिनट गौरव भाटिया जी। भाटिया जी, आप मुझे 4 कौड़ी का गौरव भाटिया, देखिए मेरा नाम ले रहे रत्नाकर जी, अभी ऑडियो डाउन प्लीज। इनकी मजबूरी क्या है अर्नब, आप समझिए। जब राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खुले में खड़ा रहता है, समर्थन करता है, उसको गले लगाता है, तो ये कैसे बेचारे बैठ के, अभी ये तो प्रवक्ता भी नहीं है, समर्थक है, ये कैसे कह दे राहुल गांधी गधा है? नहीं कह पाएंगे। और यही कांग्रेस का डीएनए है। जितनी भारत विरोधी शक्तियां हैं, जर्मनी गए राहुल गांधी, भारत विरोधी शक्ति से मिले, जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं। उनका काम ही यही है कि भारत को कमजोर कैसे करें, और वो ये भूल जाते हैं कि भारत कमजोर होगा नहीं। अब ये भारत आगे बढ़ रहा है मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। दुख की बात क्या है अर्नब, एक तर्क ये देते, मैं बात खत्म करता हूं, ये कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जो उदित राज ने कहा कांग्रेस के 5 लोगों को जिनको जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने आज, वो भी मुसलमान है। इसलिए न्यायालय, सरकार, पुलिस, आर्मी ये धर्म नहीं देखती है, ये केवल देखती है कौन सच्चा नागरिक है और कौन देशद्रोही है, और देशद्रोही को 72 हूरों के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। अब बोलूं मैं कि अभी भी ऑडियो डाउन नहीं रत्नाकर जी, ऑडियो डाउन नहीं है। आपने समर्थन क्यों किया इनका? मैं बस, आप 30 सेकंड में मुझे समझा दें आपकी क्या मतलब, आप मुस्लिम वोटों के लिए आपने समर्थन किया, आपको लगा पूरी मुस्लिम 100% मुस्लिम पार्टी हो जाएंगे? बोल ले या आप ही बोलेंगे? नहीं, आपको पूछ रहा हूं ना मैं। नहीं तो 30 सेकंड आप ही ले ले फिर। भाटिया जी, आपके यहां गधों की जमात है। इन गधों ने अभी तक ये नहीं सिद्ध कर पाया कि टुकड़े टुकड़े राहुल गांधी से बड़ा तो कोई भी नहीं है, पूरी जमात, तो भारत कहता है, पूरी जमात है। दोस्तों ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है। भाटिया जी से दोस्तों 53 लोगों की मौत, गद्दारी करते हैं देश से, 700 से अधिक घायल, 500 से अधिक घरों में आगजनी, 700 से ज्यादा दुकानों में आगजनी, और 750 एफआईआर दाखिल किए गए थे 2020 के जो दिल्ली के दंगे हैं उसका ये पूरा डेटा है। आज ये लोग, आज भी जिन 2 बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर्स की जब बेल डिनाई हुई, आज भी ये लोग खुलकर कह रहे हैं कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं, इनसे सावधान रहना होगा। आज के लिए इतना ही। आपसे शुक्रवार को फिर मिलूंगा। अब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH